हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। So all live class students who have already joined, please confirm quickly your audio video is accessible to you. तो जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी लाइव क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म कर देंगे क्विकली आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है, तो कर देंगे कंफर्म सो दैट वी स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलें डिस्कशन शुरू करते हैं। आज के लिए आज का हमारा जो सेशन है ये एक केस स्टडी को कवर करेगा, तो जिसमें हम EEFC अकाउंट इसके ऊपर ये केस स्टडी बेस्ड है। फ्रेंड, केस स्टडी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि CIB एग्ज़ाम के अंदर अगर आप केस स्टडीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो फिर इस एग्ज़ाम में मिनिमम मार्क्स स्कोर करना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए केस स्टडीज़ जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतने फंडास आपके ज़्यादा क्लियर होंगे और अकॉर्डिंगली आपके रिज़ल्ट की पॉसिबिलिटीज़ इम्प्रूव करती जाती हैं पॉजिटिव होने के लिए। तो चलें EFC अकाउंट को लेकर के इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। XYZ एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट करते हैं रेगुलरली, दे आर मेंटेनिंग EEFC अकाउंट विद योर ब्रांच। उसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस हमने आंसर करने हैं, तो देखेंगे क्वेश्चंस क्या हैं और उनके आंसर्स क्या हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट 12 सिचुएशंस आपको दी जाएंगी और इन 12 सिचुएशन को सामने रखते हुए आपने इनके आंसर्स प्रोवाइड करने हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। देयर एनुअल एक्सपोर्ट अर्निंग इज $, 5,60,000। What percentage of this can be deposited in the account? उन्होंने जो एनुअल बेसिस के ऊपर एक्सपोर्ट किए और उन एक्सपोर्ट्स का जो पैसा उनको आया, यानी उनकी जो फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग है, ये उसकी वैल्यू गिवन है। अब हमें बताना है EEFC अकाउंट के अंदर हम इस अमाउंट का कितने % पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब EFC के रूल्स क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स क्या कहते हैं, उसके बेस्ड के ऊपर ये हमारा आंसर बनेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि EFC अकाउंट में कोई भी एक्सपोर्ट अर्निंग जो अवेलेबल होती है, सो वट एवर अमाउंट इज अर्नड इन फॉरेन करेंसी, तो 100% ऑफ दैट अमाउंट वो इस अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है और उसके लिए भी किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। तो ना तो कोई अमाउंट वाइज लिमिट है ना परसेंटेज वाइज कोई लिमिट है। सो दिस मीन 100% कैन बी डिपॉजिटेड एंड विदाउट एनी अमाउंट लिमिट। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2। दे वांट टू यूज बैलेंस इन द अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ देयर ओवरड्यू प्री शिपमेंट लोन्स। अकाउंट में जो पैसा पड़ा है EFC अकाउंट के अंदर, तो उसको वो यूज कहाँ करना चाहते हैं। उनका एक प्री शिपमेंट लोन है जो ओवरड्यू हो गया है, उसको एडजस्ट करने के लिए वो उसको यूज़ करना चाहते हैं, वेदर दे विल बी परमिटेड और नॉट। तो दैट इज़ द क्वेश्चन, तो ये उनकी रिक्वेस्ट है। अब इससे रिलेटेड रूल्स क्या कहते हैं। EEFC अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट अवेलेबल होता है उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है, और उनमें से एक पर्पस है कि अगर उन्होंने एक्सपोर्ट लोन लिए हों, एक्सपोर्ट लोन चाहे प्री शिपमेंट लोन हो चाहे पोस्ट शिपमेंट लोन हो, तो उसको एडजस्ट करने के लिए इसमें बैलेंस को यूज किया जा सकता है। नाउ दिस मीन व्हाट दे वांट, दैट मीन दे वांट टू यूज दिस बैलेंस इन द अकाउंट फॉर एडजस्टिंग देयर ओवरड्यू प्री शिपमेंट लोन, तो दैट इज परमिटेड, तो ये उनको परमिट हो जाएगा। सो दे विल बी अलाउड कि इसके बैलेंस को इसके लिए यूज किया जा सकता है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ दिस लोन। नाउ लेट अस गो टू प्रॉब्लम नंबर 3। दे हैव टू पे सम इंपोर्ट्स इन फॉरेन करेंसी आफ्टर 3 months। कुछ उन्होंने इंपोर्ट्स किए हैं, उसकी पेमेंट अभी ड्यू नहीं है, उसकी पेमेंट 3 महीने के बाद ड्यू होने वाली है। सो दैट मीन
वो इसका जो पेमेंट करेंगे आफ्टर 3 months उसका पेमेंट करेंगे। They want to maintain all the credit coming in 3 months in foreign currency so that they are exposed to exchange risk। तो यहाँ पे वर्ड आना चाहिए they are not exposed to exchange risk। They are not exposed to exchange risk। तो क्वेश्चन में ये आना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि जो भी पैसा अगले 3 महीने में इस अकाउंट में क्रेडिट होगा वो सारे का सारा फॉरेन करेंसी में रखा जाए ताकि उनको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस नहीं करना पड़े। अब क्योंकि उनको पेमेंट करना है आफ्टर 3 months, अगर वो इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके क्रेडिट कर देते हैं तो इन दैट केस तो उनको दोबारा से कन्वर्जन करवानी पड़ेगी इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में, जिसके कारण उसको फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क अराइज हो जाएगा। अब उनका रिक्वेस्ट ये है कि जो भी पैसा इसमें आ रहा है वो फॉरेन करेंसी में रखा जाए। अब इसके बारे में आपको क्या कहना है, वेदर दिस रिक्वेस्ट ऑफ देयर्स कैन बी एक्सेप्टेड और इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो क्या पोजीशन बनेगी इसके अंदर? सो व्हाट विल बी द पोजीशन? सो क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दी है so that they are not exposed to exchange risk। तो यहाँ पे इस अकाउंट को रिलेटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल है कि EEFC अकाउंट के अंदर कोई भी अगर पैसा आता है इन फॉरेन करेंसी तो इसको लेट अस से फॉरेन करेंसी का पैसा आया इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो रूल ये कहता है कि फॉरेन करेंसी में ये पैसा कितने पीरियड तक अवेलेबल रहेगा इस अकाउंट के अंदर। तो इट विल बी अवेलेबल मैक्सिमम बाय लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ कौन सा है? वो है मई। तो मई के लास्ट डे से पहले पहले फॉरेन करेंसी के इस अमाउंट को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो दैट इज द रूल। और इस केस में उनकी रिक्वेस्ट क्या है? उनकी रिक्वेस्ट है कि फॉरेन करेंसी का पेमेंट उन्होंने करना है 3 महीने के बाद, और 3 महीने में जितना क्रेडिट आएगा तो उसको फॉरेन करेंसी में ही रखा जाए। तो दिस मीन जो फर्स्ट मंथ में आएगा इन 3 मंथ्स में से वो तो अवेलेबल उनको रह सकता है ओनली फॉर 2 मंथ्स, जिस मंथ में वो आया पैसा, और नेक्स्ट मंथ के लास्ट डे तक। तो 3 महीने के लिए उस अमाउंट को फॉरेन करेंसी में नहीं रखा जा सकता। तो इसलिए उनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो इसके पीछे दिस इज द रूल विच इज वर्किंग। तो दिस मीन दे कैन नॉट बी अलाउड दिस फैसिलिटी। अगर अलाउ करता है बैंक तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, फीमा के जो रूल्स हैं वो वायलेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, they have been maintaining substantial balance in the account and they request for interest payment। तो ये उनका करंट अकाउंट है। वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारा बैलेंस रहता है इस अकाउंट के अंदर, तो उसके चलते उनको इंटरेस्ट पेमेंट चाहिए। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स क्या हैं? फ्रेंड, जितने भी EEFC अकाउंट हैं सो ये सारे के सारे अकाउंट्स नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट्स होते हैं। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट्स यानी इनमें इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो सकता। सो नो इंटरेस्ट कैन बी पेड इन दीज अकाउंट्स। इसीलिए उनकी ये जो रिक्वेस्ट है इसको बैंक एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। सो दे क्लेम दैट दे आर मेंटेनिंग सब्सटेंशियल बैलेंस, और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको इंटरेस्ट पे किया जाए। सो दे विल नॉट बी पेड इंटरेस्ट फॉर दिस बैलेंस। दे गॉट सम एडवांस पेमेंट विच दे वांट टू कीप इन दिस अकाउंट। उनको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ एडवांस पेमेंट मिला है। अब क्वेश्चन ये है वो एडवांस पेमेंट जो उनको मिली है क्या EEFC अकाउंट में क्रेडिट हो सकती है या नहीं हो सकती? EFC को क्रेडिट करने के कुछ रूल्स हैं और इसको डेबिट करने के भी कुछ रूल्स हैं।
उनमें कौन कौन से डेबिट परमिटेड हैं, कौन कौन से क्रेडिट परमिटेड हैं। तो जो क्रेडिट्स की बात है, क्योंकि ये अमाउंट एडवांस उनको मिला है तो उसको उन्होंने रखना है इस अकाउंट के अंदर। सो आरबीआई के रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि इस एडवांस मनी को दे कैन गेट क्रेडिटेड इन देयर ईईएफसी अकाउंट। तो इस पैसे को अपने ईईएफसी अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। सो दिस मीन दैट विल बी अलाउड टू देम। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? They had withdrawn some foreign currency earlier from the account which remains unutilized. Now they want to recredit the same to this account. Friends, उनको कुछ फॉरेन करेंसी मिली थी, फॉरेन करेंसी का बैलेंस था उनके अकाउंट के अंदर जिसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो दे हैड विड्रॉन सम फॉरेन करेंसी अर्लियर फ्रॉम दिस अकाउंट, लेकिन वो अनयूटिलाइज्ड रही और अब उनका रिक्वेस्ट क्या है कि उस अमाउंट को रिक्रेडिट कर दिया जाए इनटू द ईईएफसी अकाउंट। तो व्हाट वी विल डू इन दिस केस? तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे वंस अगेन इस अकाउंट को रिलेट करते हुए जो रूल्स हैं उन रूल्स में क्या प्रोविजंस है? इस अकाउंट के रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर फॉरेन करेंसी का पैसा विड्रॉ कर लिया जाए लेकिन वो अनयूटिलाइज्ड रहे या उसको पार्टली यूटिलाइज किया गया, कुछ पैसा उसका यूटिलाइज्ड है, कुछ पार्ट उसका अनयूटिलाइज्ड है, तो जो भी पैसा फॉरेन करेंसी में है और वो अनयूटिलाइज्ड है, सो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट जो उस अकाउंट में से विड्रॉ किया गया था उसमें से जो भी अनयूटिलाइज्ड रहेगा सो उसको रिक्रेडिट किया जा सकता है। तो दिस मीन उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है, उनकी इस रिक्वेस्ट को माना जा सकता है। सो इन दिस केस दे विल बी परमिटेड दिस वन। सो इससे पहले कि हम अगले इशू के ऊपर जाएं तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्रेंड्स, मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स आस्क अस कि क्या जो लाइव क्लास है इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? ये जो फ्री का लाइव क्लास है यूट्यूब के ऊपर, क्या ये एनफ है टू पास द एग्जाम? नो फ्रेंड, दिस इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम पास करने के लिए हमें फुल सिलेबस की कवरेज करनी होती है और इस क्लास में हम बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। तो क्या ये क्लास यूजलेस है? नो, इट इज नॉट यूजलेस, इट ग्रेटली हेल्प्स टू स्कोर बेटर। तो आपके स्कोर को ये इम्प्रूव करती है। अगर हमने पास होना है तो उसके लिए हमें फुल सिलेबस को कवर करना होगा। अगर आप फुल सिलेबस को कवर करते हैं बाय यूजिंग IIBF बुक्स तो उस केस में आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बुक्स को अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है, जो कुछ इनमें लिखा है जैसे लिखा है, तो जिसके चलते आप इनको बार बार पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं। इसके चलते यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। तो इन दोनों के चलते आप पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते और प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन बुक्स के अंदर मिलेंगे एट एंड ऑफ एवरी चैप्टर, लेकिन वो बहुत थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट एनफ। देन केस स्टडीज ऑलमोस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी तो बहुत कहीं कहीं केस स्टडीज आपको मिलेंगी, लेकिन केस स्टडीज एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इनको जब आप यूज़ करेंगे इन वीडियो लेसन्स को, इन वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत ईजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बहुत क्विकली आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है और देर तक आप याद भी रख सकते हैं और उसके चलते आप फुल सिलेबस को कवर भी कर पाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसमें आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसके चलते आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो सकती है। हमारा केस स्टडी का जो पैकेज है इसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी विद सॉल्यूशंस, तो फिर आपका ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं अगर हम इनको यूज़ करते हैं
तो मिनिमम मार्क्स स्कोर करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे लिए वो बहुत इंक्रीज कर जाती हैं। देन व्हाई नॉट टू यूज़ इट। तो ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। हमारी वेबसाइट के कोर्स पेज में जाएं और वहाँ से आप इन कोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू भी। तो हमारी ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, उसके स्टोर सेक्शन में जाएं और इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में व्हाट विल बी आवर आंसर? यस, दे विल बी अलाउड। लेट अस नाउ गो टू प्रॉब्लम नंबर 7. They had invested in ADR in UK, which they have sold, and they want to credit that amount into EEFC account. तो उन्होंने यूके में इन्वेस्टमेंट की थी ADRs के अंदर। डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इन ADRs के अंदर। अब ये इन्वेस्टमेंट को उन्होंने बेच दिया है। सो दे हैव सोल्ड दिस इन्वेस्टमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट की जो फॉरेन करेंसी का अमाउंट है, अब वो चाहते हैं कि इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए। तो वेदर दिस विल बी पॉसिबल और नॉट। तो हमने आंसर ये प्रोवाइड करना है कि उनको परमिट करेंगे या उनको परमिट नहीं करेंगे। सो व्हाट शैल बी आंसर हियर? एनी आंसर बाय एनीवन? किसी का कोई आंसर हो? क्या ADR जो उन्होंने सेल कर दिए हैं, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उनका, क्या उसके पैसे को इस अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं या क्रेडिट नहीं कर सकते हैं? तो आंसर इज दे कैन बी अलाउड। तो ऐसा वो कर सकते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की थी, अब उसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, तो दैट प्रोसीड्स कैन बी क्रेडिट टू दिस अकाउंट। दे वांट टू पे $50,000 to 100% EOU in India in foreign currency from this account. अब ये अकाउंट इंडिया के अंदर है और उन्होंने पेमेंट भी इंडिया के अंदर करनी है। पेमेंट उन्होंने इंडिया के बाहर नहीं करनी, और अमाउंट है पेमेंट का $50,000। पेमेंट उन्होंने करनी है एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है इंडिया के अंदर, उनको ये पेमेंट करनी है। अब हमारा क्वेश्चन यही है आंसर कि क्या ये पेमेंट वो कर सकते हैं इसको या नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेमेंट इंडियन करेंसी में नहीं करनी, ये पेमेंट करनी है US डॉलर्स के अंदर, और वो भी इन इंडिया। वेदर दिस विल बी परमिटेड और नॉट। सो सोचें यहाँ पे RBI का रूल क्या कहता है। व्हाट इज RBI रूल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? क्या वो इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सो बैलेंस उनके पास फॉरेन करेंसी का अवेलेबल है, लेकिन पेमेंट उन्होंने इंडिया में करनी है और वो भी फॉरेन करेंसी के अंदर। सो यस फ्रेंड्स, दिस पेमेंट इज अलाउड। तो अगर वो 100% EOU है तो उनको वो पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये कोई नॉर्मल यूनिट्स होते तो उनको वो पेमेंट्स नहीं कर पाते। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. ECGC हैज सेटल्ड सम क्लेम। उनका कोई लॉस हुआ होगा जिसके चलते हुए ECGC ने उनको कुछ क्लेम पे किया होगा। दे वांट दैट दिस प्रोसीड्स बी क्रेडिटेड टू EFC अकाउंट। सो ECGC ने उनको पैसा दिया। नेचुरली जब ये पैसा उनको मिला तो ये पैसा ECGC से उनको सेटलमेंट ऑफ सम क्लेम का मिला होगा, और ये पैसा क्योंकि ECGC है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, तो वो इंडिया में काम करती है, तो ये पैसा उनको इंडियन रुपी में पे किया होगा। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल ये है, इसका जो अमाउंट है, क्लेम का जो अमाउंट उनको मिला, उसकी जो प्रोसीड्स उनको मिली, क्या उनको EFC अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है या EFC अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जा सकता? सो सोचें क्या आंसर बनता होगा। तो यहाँ 8 नंबर में उनके पास फॉरेन करेंसी थी, पेमेंट इंडिया में करनी थी, उन्होंने 100% EOU को कर दिया। यहाँ पे उनको INR में पैसा मिला है क्लेम का, उसको वो चाहते हैं कि EFC अकाउंट में। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्सपोर्ट अर्निंग है या एक्सपोर्ट अर्निंग नहीं है।
क्योंकि ईएफसी अकाउंट का नाम क्या है? एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, यानी जिस एक्सचेंज को वो अर्न कर रहे हैं, जिस फॉरेन करेंसी को अर्न कर रहे हैं, उसके लिए ये अमाउंट अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे वो एक्सचेंज अर्न नहीं कर रहे, दे आर नॉट अर्निंग एनी एक्सचेंज, रादर उनको क्लेम मिला उनके किसी नुकसान के लिए। तो इस केस में आंसर क्या होना चाहिए? दिस अमाउंट कैन नॉट बी अलाउड टू क्रेडिट टू दिस अकाउंट। वो अपने नॉर्मल करंट अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं, लेकिन इसमें क्रेडिट नहीं करवा सकते। और रीजन क्या है? एक बार रिपीट कर दीजिए, रीजन क्या है? बिकॉज दिस इज नॉट देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। और ईएफसी अकाउंट में केवल वही पैसा डिपॉजिट होता है, क्रेडिट होता है, जो अर्न किया गया इन फॉरेन करेंसी। Foreign currency received in a particular month is to be converted into Indian rupees latest by। EFC अकाउंट के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर क्रेडिट की जाएगी, ऑलरेडी रूल मैंने आपको बताया कि उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। अब लेटेस्ट बाय विच पीरियड, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। वो हमने टाइम पीरियड स्टेट करना है, latest by which period, so this will be converted into Indian currency। रूल बताते समय मैंने आपको बताया था कि अगर वो अप्रैल का क्रेडिट है, अगर वो क्रेडिट अप्रैल के महीने में आया, तो मई के लास्ट डे से पहले पहले, बिफोर लास्ट डे ऑफ मई, इसका कन्वर्जन करना होगा फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू इंडियन करेंसी। तो मीन्स लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो बाय दैट पीरियड इसको हमने कन्वर्ट करना होगा। एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दे रिक्वेस्ट टू अलाउ एन INR लोन अगेंस्ट बैलेंसेस इन EFC अकाउंट। उनका रिक्वेस्ट आया है कि उनके EFC अकाउंट के अंदर बैलेंस जो पड़ा है उसके ऊपर बैंक लियन मार्क कर ले, और लियन मार्क करके उसके अगेंस्ट उनको इंडियन करेंसी में लोन दे दे। तो क्या उनका ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो सकता है या ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकता? व्हाट इज द लाइकली आंसर? कोशिश करें जरा। व्हाट विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन? दे हैव आस्क्ड फॉर लोन against balances in EFC account। फ्रेंड EFC अकाउंट एक करंट अकाउंट है। ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं दैट इट इज अ करंट अकाउंट, और उसी के चलते हम उसको अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, और इसके बैलेंस को कोलेटरल लेकर के लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो RBI का रूल ये है कि हम करंट अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट, इनके बैलेंस के अगेंस्ट कोई लोन नहीं दे सकते। लोन इज अलाउड ओनली FD अकाउंट। क्योंकि ये FD अकाउंट नहीं है, तो इसलिए इनको ना तो कोई लोन फॉरेन करेंसी में मिल सकता है, ना ही कोई लोन इनको इंडियन करेंसी में मिल सकता है। तो अवर आंसर विल बी इट विल नॉट बी अलाउड। अब देखिए इसमें 11 सिचुएशंस हमने अलग अलग डिस्कस की। एक बहुत अच्छी केस स्टडीज हमारी ये बन गई है। तो केस स्टडीज के क्वेश्चन में हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो है हमारे फंडास में बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फंडास में भी एकदम क्लैरिटी आ जाए, जिसके चलते आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकें और मिनिमम मार्क्स को स्कोर कर सकें, तो फिर केस स्टडीज को मत इग्नोर करना। और जैसा मैंने पहले कहा है, हमारे केस स्टडीज के पैकेज के अंदर आपको बहुत सारी केस स्टडीज अवेलेबल हो जाएंगी, तो उनको ज़रूर यूज़ करना। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ इट वाज ए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड स्टेटस ऑफ प्रोप्राइटरशिप चेंजेस टू नॉन रेजिडेंट, वेयर द बैलेंस वुड बी क्रेडिटेड फ्रॉम EFC अकाउंट। तो अगर ये अकाउंट एक प्रोप्राइटरशिप अकाउंट होता,
और इसका जो प्रोपराइटर है उसका स्टेटस चेंज हो गया होता टू नॉन रेजिडेंट, मतलब ये रेजिडेंट है, ये बन जाता NRI। तो उस केस में इसका जो बैलेंस है वो कहाँ क्रेडिट किया जा सकता है? तो ये एक और हमारे सामने सिचुएशन आ गई। तो यहाँ पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है फ्रॉम रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट। फ्रेंड, इस केस में अगर उसके पास FCNR अकाउंट है या उसके पास NRE अकाउंट है, तो ये अकाउंट वो पर्सन्स खोल सकते हैं जो NRI हैं। तो अब वो NRI बन चुका है, अगर उसके ये अकाउंट उसने ओपन किए हैं तो इनका पैसा इन अकाउंट्स में क्रेडिट किया जा सकता है। सो दिस कैन बी अलाउड इन NRE अकाउंट और FCNR अकाउंट। तो FCNR फुल अकाउंट है हमारा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, NRE है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। FCNR फॉरेन करेंसी के डिनोमिनेशन में अकाउंट होता है और NRE रुपी डिनोमिनेशन में अकाउंट होता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट सिचुएशंस। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो हमारे इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें मेल कर सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल लगा तो फिर इसको लाइक करने में संकोच ना करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो YouTube उन सेशंस को और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है अपने लेवल के ऊपर। सो दिस मीन आपका लाइक करना मीन्स हम और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होंगे। सो डायरेक्टली भी आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। अगर आप हमारी क्लासेस को मिस कर रहे हैं तो हो सकता है आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलें और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलें, अब हम आज की इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।